अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान शमाइला हुसैन। प्रोग्राम है सोशल डायलॉग। आज के प्रोग्राम में हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी शख्सियत को जो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स का हल बताने वाले हैं। यानी कि वो ख़वातीन, वो मर्द हजरात जो अपनी स्किन को लेके कॉन्शियस हैं, जो अपने बालों को लेके कॉन्शियस हैं, जो अपने गोरे रंग को लेके कॉन्शियस हैं, जो अपने काले रंग को लेके कॉन्शियस हैं, उन सब के लिए सच्ची, खरी और अच्छी बातें लेके हम आपके हजूर हाजिर हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दानियाल अहमद, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, एस्थेटिक्स स्पेशलिस्ट हैं और अताई नहीं हैं, MBBS डॉक्टर हैं माशाल्लाह से। और वाकई ही इन्होंने पढ़ा लिखा, इनकी शक्ल देख के भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इन्होंने अपने पे भी ये सारी बातें जो है अप्लाई की हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, क्या आप तशरीफ़ लाए हैं। बहुत सवाल हैं, पहले तो आप मेरे मसले हल करें ना, बाकियों के तो हम बाद में करेंगे। बिल्कुल। यहाँ तो आपको पता है ना, पाकिस्तान में होता है कि जैसे हम डॉक्टर को देखते हैं तो हम सारे मरीज हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और जैसे हम किसी मरीज को देखते हैं तो हम सारे डॉक्टर हो जाते हैं। यस, फैमिली फंक्शंस में मैं बहुत पॉपुलर होता हूँ। अरे क्या बात है, अब सारी खवातीन आपके इर्द गिर्द बैठती होंगी। खवातीन के आजकल मर्दों को भी बड़ी फिक्र होती है इन चीज़ों की। मर्द भी अब औरतों से पीछे नहीं रहे। ये अच्छा है, मतलब ये क्या हुआ कि खवातीन तो खूबसूरत हो और मर्द बेचारे ऐसी मेहनतें कर करके पैसे लगाते रहे अपने घर वालों पे और खुद बेचारे ऐसे वैसे फिर वो उनको भी खूबसूरत ही होना बिल्कुल ऐसे ही। दिल तो सबके पास है तो केयर करनी चाहिए। केयर कर। अच्छा माशाल्लाह, आप, मुझे पता चला जब आप टिकटॉक पे इतने मशहूर हैं, 1.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं आपके। यस अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी टाइम लगा मुझे इतना ग्रो करने के लिए, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे इतनी सॉलिड ऑडियंस मिली। हालांकि बीच में टिकटॉक काफ़ी दफ़ा बैन हुआ, अनबैन हुआ, लेकिन मेरी ऑडियंस, मेरी आवाम मेरे साथ टिकी रही और अब तक है। बैन क्यों हुआ? कुछ इश्यूज चल रहे थे बिकॉज टिकटॉक जब हम पास में देखें ना तो इसकी इतनी अच्छी रेपुटेशन नहीं थी। जी। इसको एक सॉलिड प्लेटफॉर्म नहीं समझा जाता था और जायज़ बात है जिस वजह की जिस तरह के नाम इसके साथ एसोसिएटेड थे। तो मैं उस वक्त से सोशल मीडिया पे था, अबाउट 4 ईयर्स बैक। तो उस वक्त टिकटॉक के साथ एक बड़ा नेगेटिव किस्म का स्टिग्मा जुड़ा हुआ था। अब तो टिकटॉक ने अपने आप को बहुत ज़्यादा निखार लिया, अब तो लोग तरसते हैं कि टिकटॉकर हों। उस दौर में इस चीज़ को भी गाली समझा जाता था। हम नहीं यूज़ करते थे, हम कहते टिकटॉक। मेरे अपने घर वाले इसके अगेंस्ट थे। मेरे फादर कहते थे यार कि डॉक्टर बन गए तो केरा कम चक ले तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा कुछ फेस करना पड़ा था। बट ये है कि आप अपने आप को कैसे कैरी करते हो, ये बड़ा मैटर करता है। नहीं माशाल्लाह, बड़ी मेहनत की आपने। और आप ये भी बता रहे थे कि आपको टॉप हेल्थ क्रिएटर का अवार्ड, मतलब टिकटॉक की तरफ से ये अवार्ड मिला है। यस, और मैं पहला पाकिस्तानी डॉक्टर हूँ जिसको ये अवार्ड मिला है। बाकी इससे पहले सिर्फ यूरोपियंस और UAE वाले लोगों को मिलता है। मैं पहला पाकिस्तानी डॉक्टर हूँ जिसको अवार्ड मिला। वैसे तो आपको टॉप ब्यूटी केयर का मिलना चाहिए था, क्योंकि आप बड़े लोगों को खूबसूरत होने के और खूबसूरत रहने के तरीके बताते हैं। अच्छा, चूँकि हमारे पास सवाल तो बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले और सबसे अहम मसला, यस, जी असी गोरे होना है। हर किसी को मसला है, मतलब जो गोरा है उसको लगता है वो उसको मजीद गोरे होना है, और जो मजीद गोरा है उसको लगता है ओहो मुझे तो इससे भी ज़्यादा गोरे होना है। यस, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और आई बिलीव कि ये ना स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी में। हमें ना एक गोरे रंग का नशा है और आई डोंट नो ये क्यों है। हालांकि अगर आप अंग्रेजों को देखें तो वो हम जैसी रंगत को ज्यादा प्रेफर करते हैं। वो लोग टैन होने के लिए धूप में जा के लेटते हैं, वो बेचारे कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली। इवन डोनाल्ड ट्रंप को आप देख लें, जो प्रेसिडेंट है USA का, उसकी आप जिल्द देखो तो वो ब्राउनिश उसने कराई हुई है, स्प्रे पेंट है, काफी मजाक बनाया जाता है उसका इस बात का। बट इवन द प्रेसिडेंट वांट कि उसकी स्किन टैंड हो, ब्राउन कलर हो, और हम हैं कि हम गोरे रंग के पीछे पड़े हुए हैं। और इन रियलिटी जो हमारा रंग होता है हम उसको ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते डिस्पाइट ऑल द मिथ्स, क्योंकि हमारे मुल्क में ना समझा जाता है कि भाई आप कुछ भी कर सकते हो ग्लूटाथियोन से या इस तरह के टीके लगवा के, तो वो भी एक लिमिट तक आपकी स्किन को ग्लो अप देते हैं। अच्छा, ग्लूटाथियोन की आपने खुद ही बात छेड़ दी, तो चले मैं इसके बारे में पूछती हूँ। एक तो ड्रिप्स हैं, इंजेक्शंस हैं, तो इनका एक तो इम्पैक्ट कितना है, और दूसरा जो ये हमें रंग गोरा करने वाली क्रीमें हैं, इनका क्या इफेक्ट हो सकता है? वेल, सबसे पहले बात करें तो ग्लूटाथियोन की, तो उसमें ये होता है कि IV ग्लूटाथियोन अभी इतना सेफ नहीं है। ठीक है, जो जेन्युइन बात है। यस, अगर आप ये गलत डोजेज में देते हो तो इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, और यस, ये आपके गुर्दे भी खराब कर सकता है, क्योंकि इसने आपके गुर्दों से ही बाहर निकलना होता है आपकी बॉडी से। ठीक है, बट ग्लूटाथियोन जो है बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसका काम यह है कि आपके बॉडी में जो भी जहरीले मादे बन रहे हैं इसने सबको क्लीन कर देना है। इसके और बहुत से बेनिफिट्स होते हैं। ये आपके जिगर को साफ करता है, छोटी मोटी छाइयाँ पड़ी हो तो उनको क्लियर कर देता है, चेहरे पे ग्लो ले आता है। आपकी बॉडी में ये जब ड्रिप्स लगती हैं ना तो ओवरऑल जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं, कमियां होती हैं, पूरी होने लग जाती हैं, तो आपको अपनी चेहरे पे एक निखार नज़र आता है। लेकिन ये ग्लूटाथियोन ड्रिप्स भी किसी अफ्रीकन को अंग्रेज़ नहीं बना सकती।
ठीक है। यस, अक्सर लोग हमारे पास आते हैं देहातों से, थोड़े जिनकी बहुत ज़्यादा काली रंगत होती है और वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ग्लूटाथियोन लगेगा और हमने गोरा चिट्टा हो जाना है। ऐसा नहीं होने वाला, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी नेचुरल रंगत को उस लेवल पे जाके गोरा कर दे, क्लीन कर दे। उसके बाद आ जाते हैं ग्लूटाथियोन के सप्लीमेंट्स पे, तो आई बिलीव कि वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्कैम है इस सेंस में, क्योंकि अगर आप खुद इस पे रिसर्च करें आपको पता चलेगा कि ग्लूटाथियोन ओरली इतना अच्छा अब्जॉर्ब नहीं होता। जब आप ग्लूटाथियोन खाते हो तो आपकी आंत के अंदर ऐसे एंजाइम होते हैं जो उसको नेचुरली ब्रेक डाउन कर देते हैं अबाउट 80 to 90%। आपकी बॉडी सिर्फ 10% तक एब्जॉर्ब करती है और वो इतना पोटेंट या स्ट्रांग नहीं होता कि आपको जल्दी रिजल्ट दे। अगर आप ग्लूटाथियोन खा रहे हो आपको महीनों खाना पड़ेगा और सुबह शाम खाना पड़ेगा टू सी एनी मिनिमल रिजल्ट्स। अच्छा, ये हो सकता है कि आपने एक दफ़ा ग्लूटाथियोन का जो इंजेक्शन है या ड्रिप जो लगती है उसके बाद आप जो है ये वाले ग्लूटाथियोन जो सप्लीमेंट्स है हम ये यूज़ करते रहें और उससे वो रंगत हमारी बैलेंस मेंटेन रहे। यस, इट इज़ डन कि हम पहले ग्लूटाथियोन आईवी दे देते हैं अगर पेशेंट चाहे तो, और उसके बाद फिर हम उन्हें ओरल सप्लीमेंट्स पे डाल देते हैं ताकि उसकी लॉन्गजेविटी बढ़ जाए, थोड़ा ज़्यादा अर्सा तक उसका असर बरकरार रहे। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप जैसे ग्लूटाथियोन लेना छोड़ोगे आपकी वो पुरानी रंगत वापस आ जानी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, मैंने जो सुना है कि ग्लूटाथियोन के इंजेक्शन से लोगों का वेट भी मेंटेन हो जाता है, कम हो जाता है, मोटे होते हैं तो पतले हो जाते हैं, जो स्किन है वो एक रंग पे आ जाती है। तो क्या इसका कोई इस तरह के इफेक्ट हैं? देखें, ग्लूटाथियोन को ना बड़ा पुअरली मार्केट किया गया है। इसके हवाले से बहुत जाहिलाना किस्म की इंफॉर्मेशन है जो कि फैला दी गई है सोशल मीडिया के ऊपर। इस वक्त आपको ऐसी वीडियोस भी मिल जाएंगी जो कहती हैं कि जो एक्नी स्कार्स होते हैं, जो खड्डे पड़े होते हैं मुंह के, वो ग्लूटाथियोन लेने से ठीक हो जाएंगे, जो कि नहीं हो सकता। कोई दुनिया की चीज़ नहीं है जो कर सके आपकी स्किन को बराबर कर सके। सही। ठीक है, इस वक्त सोशल मीडिया पे मैं पिछले दिनों एक वीडियो देख रहा था, एक मोहतरमा थी, वो कह रही थी कि ग्लूटाथियोन लेने से एंजाइटी ठीक होती है। इससे बड़ा ब्लंडर मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वक्त दें, अवाम ये भी कहना शुरू कर दें कि ग्लूटाथियोन खाओ तो मौत भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ग्लूटाथियोन को बहुत गलत तरीके से मार्केट किया जा रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि इट इज़ अ गुड थिंग, बुरी चीज़ नहीं है, एक एंटीऑक्सीडेंट है। विटामिन सी भी एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। अक्सर मैं इन दोनों को पेयर करता हूँ, अगर किसी को ट्रीटमेंट चाहिए होता है तो उससे यही होता है कि इसके इफेक्ट थोड़े से बूस्ट हो जाते हैं। बट ये वो सब कुछ नहीं कर सकता जो कि आवाम सोच रही है। और ये जो रंग गोरा करने वाली क्रीम है, इनसे लोग, ये मार्केट में है भी बहुत, लेकिन इनके साइड इफेक्ट से भी लोग बहुत डराते हैं। ये इस पे जरा बताइए। आपको डरना चाहिए। ठीक है, जो ये है फाइजा, स्टिलमैन टाइप की क्रीमें हैं, यूजुअली इनके अंदर कोई ना कोई स्टीरॉयड या हैवी मेटल्स होते हैं, कॉमनली मरकरी होता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये वक्ती तौर पे आपको ग्लो देती हैं, लेकिन जैसे ही आप लगाना छोड़ेंगे आपके मुंह पे बहुत गंदी और भद्दी किस्म की छाइयाँ पड़ जाएंगी। इसी को हम मिलास्मा बोलते हैं। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी कॉमन मेडिकल अकरेंस जो हमें देखने को मिलती है। तो ये क्रीमें, वही मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म के लिए फीजिबल नहीं है। जनरली अगर आप में से किसी को भी गोरा होना है ना, तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अपने आप को सन एक्सपोजर से बचा लें। ठीक है, आपका सन एक्सपोजर जितना लिमिट होगा, धूप आपकी जल्द पे जितनी कम पड़ेगी, आपकी जल्द उतना पिगमेंट कम बनाएगी। मेरे और आपकी जो जल्द में रंगत है ये खुदाई तरफ से हमें धूप से और रोशनी से बचाने के लिए है। इसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक, तो अगर आपका सन एक्सपोजर लिमिट होगा, ओवरऑल आपकी स्किन वैसे ही ग्लो करने लग जाएगी। तो इसीलिए इवन जब मिलास्मा का ट्रीटमेंट मैं कर रहा होता हूँ तो मैं अपने पेशेंट को सबसे पहले रिकमेंड करता हूँ सन ब्लॉक लगाओ। सन ब्लॉक लगाओगे आपको खुद एक डिफरेंस नजर आने लग जाएगा। अच्छा, मैंने तो ये भी देखा है कि सन ब्लॉक लगाने से भी बाजू का डल होना शुरू हो जाती है स्किन, ये क्या चक्कर है? सन ब्लॉक में डिफरेंट टाइप्स होती हैं, तो समटाइम्स यस पेशेंट कंप्लेन करते हैं, आपको अपनी स्किन टाइप के हिसाब से अपना सन ब्लॉक चूज़ करना होता है। वो किस तरह से होता है? जनरली होता है कि स्किन को ना, स्किन टाइप को हम फिट्जपैट्रिक स्केल के मुताबिक देखते हैं कि क्या स्किन है। उसमें ये होता है कि अगर लाइट स्किन है तो दैट मीन्स कि 1 वाली साइड पे है, और अगर डार्क स्किन है बहुत ज़्यादा तो वो फिर 6 की तरफ आता है। तो जनरली ये होता है कि हमारी आवाम जो है ये 3-4 स्केल पे फॉल करती है, तो उसके लिए होता है कि हमें मिनरल सन ब्लॉक थोड़े ज़्यादा अच्छे सूट करते हैं, और इसके अलावा जनरली आप वो यूज़ करें तो ज़्यादा फ़ायदा देते हैं आपको। ठीक है, कुछ फीमेल्स होती हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा शशका चाहती हैं, कहती हैं वाइट कास्ट ना रहे या उस किस्म के कंसर्न्स होते हैं, तो उसके लिए अब तो टोनर वाले सन ब्लॉक भी आ गए हैं। वो डिफरेंट, अब उनके शेड्स भी होते हैं ना। यस, तो आपने थोड़ा सा अपनी स्किन के रूटीन को खुद भी देखना होता है कि आपकी स्किन पे क्या सूट कर रहा है, क्योंकि हर स्किन सेम नहीं होती। आपको हर स्किन टाइप के हिसाब से एक स्किन की रूटीन बतानी पड़ती है। तो इसलिए कोई जनरलाइज कॉन्सेप्ट नहीं है कि एक सन ब्लॉक सब पे सूट करेगा, एक सन ब्लॉक सबको नुकसान देगा। ये SPF क्या होता है?
बेसिकली दिस इज़ द पावर ऑफ अ सन ब्लॉक कि वो कितनी प्रोटेक्शन देता है। जैसे कि मैंने पहले स्केल की बात की है, तो उसमें ये है कि गोरे लोगों को ज़्यादा थोड़ी सी प्रोटेक्शन चाहिए होती है, उनको एटलीस्ट SPF 50-60 रिक्वायर्ड होता है। जिनका रंग काला है या बहुत ज़्यादा सांवला है वो SPF 30 या 40 पे भी ठीक रहते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले बात की कि हर स्किन टाइप डिफरेंट है और हर स्किन की नीड्स डिफरेंट है। अच्छा, चूँकि बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, एक तो रंग गोरा करने पे ही हम काफ़ी पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा आगे चलते हैं। मैंने लिखा हुआ है, एक चीज़ लिखी हुई है कि मैंने आपसे क्या क्या पूछना। अच्छा, ये जो आजकल ट्रीटमेंट्स चली हुई हैं स्किन की, झुर्रियाँ ख़त्म करने के लिए लोग बोटॉक्स भी करवा लेते हैं, कोई फिलर्स करवाते हैं, वो थ्रेड लिफ्ट भी होती है, तो ये किस हद तक कारआमद है ये सारी चीज़ें? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल बोटॉक्स की बात कर लेते हैं, बिकॉज बोटॉक्स के बारे में भी काफ़ी मिथ्स वगैरह होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बोटॉक्स इज़ कम्प्लीटली सेफ़, ठीक है, अगर कोई प्रोफेशनल कर रहा है तो। बोटॉक्स में जो सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है या गलती आप कर सकते हो वो ये है कि आप गलत मसल को पैरालाइज कर दो, ठीक है। जनरली बोटॉक्स का असर जो है 3 से 6 माह रहता है, दैट्स इट। ये एक न्यूरोटॉक्सिन होता है, हम ये जहाँ पे भी इंजेक्ट करते हैं वो मसल रिलैक्स कर जाता है। तो हम इसके लिए ये आपकी जो यहाँ पे लाइंस पड़ती हैं, हम इनको फ्राउन लाइंस बोलते हैं, ठीक है, जो थोड़ा गुस्सा करने वाले लोगों में हमें नजर आती हैं कॉमनली। तो ये आप मुझे कह रहे हैं मेरे माथे मैं इसी वो मेरा पहला फोकस उधर ही गया। तो जनरली ये है कि इसमें ये होता है कि हम इस एरिया पे फोकस करते हैं बोटॉक्स, ये मसल रिलैक्स करते हैं, ये वाली लाइनें आपकी क्लियर हो जाती हैं, आपके माथे पे लगाते हैं, ठीक है, तो माथे के जो रिंकल्स वगैरह हैं वो क्लियर हो जाते हैं। अक्सर यहाँ पे क्रॉस फीट बन रहा होता है, आप यूँ गौर से देखते हैं तो झुर्रियाँ पड़ती हैं, हम उन मसल्स को पैरालाइज कर सकते हैं। आपके यहाँ पे जो झुर्रियाँ बनती हैं इन्हें बनी लाइंस बोलते हैं, हम इन्हें क्लियर कर सकते हैं। तो बोटॉक्स का सिर्फ ये काम है। इवन ये होता है कि आपके जो यहाँ पे मसल्स होते हैं जो आपके मुंह को बुढ़ापे में थोड़ा सा नीचे खींचते हैं, ऐसे हो जाता है, लटक जाता है नीचे, कोई ये वाली जगह भी यूं हो जाती है। एग्जैक्टली, हम इस एरिया में इंजेक्ट करके उनको भी रिलैक्स कर सकते हैं ताकि वो जिनकी मुंह थोड़ा सा यूं ढलक गया है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ जाए। तो ये माइनर ट्वीकिंग के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और इसका नुकसान नहीं है अनलेस आप गलत मसल को पैरालाइज करो, जैसे मैंने कहा। क्योंकि मोस्ट कॉमन डिफॉर्मिटी ये होती है कि अगर आप यहाँ पे गलत लगा दोगे ना, आपकी ये आईब्रो ऊपर उठ जाएगी, इसको हम मफेस्टो साइन बोलते हैं, ठीक है, यूं आंखें ऊपर की तरफ शैतान की तरह। अच्छा, कुछ लोगों को मैंने देखा है वो पहले वो अजीब से ऐसे खिंच जाती हैं उनके आईब्रो ना यूं करके। एग्जैक्टली, वही तो वो गलत हुआ होता है उनसे काम। यस, बिल्कुल, मैं वही बात कर रहा हूँ कि अगर आप बोटॉक्स गलत इंजेक्ट करते हो, गलत मसल पैरालाइज हो जाएगा तो फिर आपके फेशियल फीचर चेंज हो सकते हैं। सही, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे पफीनेस हो सकती है, अगर आप इस जगह पे लगाते हो तो आपकी ये चीख यूं नीचे ढलक सकती है, अगर आप इस एरिया में गलत लगाते हो तो आपकी पूरी स्माइल क्रूकेड हो सकती है, मतलब आप मुस्कुराओगे ना तो ये इस तरह की आपको एक अपीयरेंस नजर आएगी, आपका पूरा मुंह मुस्कुरा नहीं पाएगा। तो ये कुछ डिफॉर्मिटीज होती हैं जिसके बारे में हमें ख्याल रखना पड़ता है। अक्सर औकात यहाँ पे जो होता है मसल वो चबाने के लिए होता है, मैसेटर बुलाते हैं। अगर आपने डीप टीका दे दिया है तो वो मसल पैरालाइज हो जाएगा, आप चबा नहीं पाओगे। तो ये खतरनाक बात है ये। यस, बट फिर मैंने वही कहा ना कि इसके इफेक्ट सिर्फ 3 से 6 माह रहते हैं। सही। और अगर ये लग गया है तो फिर आपको 3 से 6 माह निकालने पड़ेंगे। वो रिवर्स नहीं हो सकता, उस पीरियड में रिवर्स नहीं हो सकता। तो जो फिलर्स क्या हैं? फिलर्स जो होते हैं इसमें यूजली हेल्यूरोनिक एसिड होता है। अब वो जो आजकल सीरम्स में भी बहुत मार्केट किया जा रहा है। यस, बिल्कुल वही है। बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली हेल्यूरोनिक एसिड होता है, ये हमारे जिस्म का गारा है, सीमेंट है, ठीक है। तो ये हेल्यूरोनिक एसिड के फिलर्स होते हैं, इनकी डिफरेंट कंसिस्टेंसीज होती हैं, मतलब ये थोड़े सॉफ्ट भी होते हैं, थोड़े हार्ड भी होते हैं। तो ये हम जहाँ पे इंजेक्ट करते हैं ये वहाँ पे पहले बैठते हैं, फिर ये फ्लूइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ये स्वेल अप कर जाते हैं, अपनी जगह बना लेते हैं। सही। तो इसके लिए डिफरेंट जगहों पे हम ये यूज़ कर सकते हैं। आपके जो ये डायनामिक लाइंस होती हैं, सो बेसिकली एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है। तो इसमें ये होता है कि हम फिलर्स आपकी झुर्रियों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ये जो कॉमन फिलर होता है वो इधर होता है टीयर ट्रफ फिलर बोलते हैं। उसमें ये होता है कि जो 30+ या 40+ एज में यहाँ पे झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और ये गट्ठा सा भर जाता है, हम यहाँ पे फिलर डालते हैं, वो फ्लूइड एब्जॉर्ब करता है और वो वहाँ पे स्वेल अप कर जाता है, तो आपके डार्क सर्कल्स को बड़े अच्छे तरीके से कवर कर लेता है। सही। तो इस तरह के हम चिन को इन्हेंस कर सकते हैं। मर्दों की अगर ये जॉ लाइन प्रोमिनेंट नहीं है तो हम यहाँ पे फिलर डाल के उन्हें मैस्कुलिन फीचर्स दे सकते हैं। अगर फीमेल्स का होता है कि उन्हें थोड़ी सी वो हार्ट शेप चाहिए होती है चेहरे की, तो हम यहाँ पे ऐड करके अप कर देते हैं। और यस, हम वो कह लें कि रोजी चीक्स नहीं होती, भरी भरी गालें, वो आजकल हर कोई करवा रहा है, मतलब वो लिप फिलर भी होते हैं। यस, लिप फिलर्स बड़े कॉमन है। यूरोप वाली साइड पे तो बहुत कॉमन है, पाकिस्तान में इतना ट्रेंड नहीं आया। हम उसमें यह है कि आपके कुछ लोगों के बारीक होंठ होते हैं,
तो हम यहाँ पे फिलर डाल के एक तो इसको ऊपर उठा सकते हैं थोड़ा सा, उससे यह है कि आपका होंठ बड़ा हो जाएगा, और सेकेंडली हम इसको थोड़ा सा वॉल्यूम भी दे सकते हैं। कुछ लोगों के होंठों पे झुर्रियाँ पड़ती हैं तो वो उतने ना प्लम्प लुक नहीं आती। सही। तो कुछ फीमेल्स की रिक्वायरमेंट होती है कि हमारे वो लाल लाल एपेटाइजिंग से होंठ लगे। हाँ, वो होता है बड़े देखा तो है हमने। जो आप चाहें वो सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। अच्छा, प्लास्टिक सर्जरी क्या चीज़ है? मतलब अक्सर लोगों को हमने बड़ी वो मुझे याद है कोई हॉलीवुड की एक अदाकार है, उनका नाम मैं भूल जाया करती हूँ, लेकिन वो जब भी आती हैं उनकी पहले वाली शक्ल और तरह की थी, बाद में वो इतनी ड्रॉनी हो चुकी है, वो कहते हैं जी प्लास्टिक सर्जरी ख़राब हुई है इनकी ना। यस, प्लास्टिक सर्जरी में भी एक बहुत बड़ा वास्ट फील्ड आती है। इनफैक्ट मैंने खुद ट्रेनिंग की हुई है प्लास्टिक सर्जरी में। जब मैं अपने टाइम पे ट्रेनिंग ले रहा था तो मैंने 3 माह प्लास्टिक सर्जरी में लगाए थे। तो उसमें ये था कि मैंने काफ़ी प्रोसीजर्स वगैरह देखे भी, जो मेरे उस वक्त प्रोफेसर्स वगैरह थे जिनके अंडर मैंने काम किया। तो ये होता है कि प्लास्टिक सर्जरी में ना आपने जिल्द को मैनिपुलेट करना होता है। अब जनरली ये है कि जब आपकी एज बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लाजमी बात आपकी जिल्द ढलक जानी है, तो उसमें ये होता है कि हम मार्किंग करके आपकी जिल्द को खींच के यूँ पीछे सी सकते हैं। ओके, ठीक है। तो उससे ये होता है कि आपकी स्किन जब यूँ स्ट्रेच आउट हो जाती है तो वो इतनी ढीली ढीली नहीं लगती। आपके हम जिंदगी से कह लें कि 10-20 साल शेव ऑफ कर देते हैं जो आपके चेहरे पे नज़र आ रहे होते हैं। तो प्लास्टिक सर्जरी उसके लिए की जा सकती है, और प्लास्टिक सर्जरी और भी डिफरेंट जगहों पे इस्तेमाल होती है। ऑब्वियसली कोई भी प्रोसीजर अगर आप सही तरीके से नहीं कर सकते, या इवन सही तरीके से करते भी हो, तो कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हमेशा होते हैं। यू कांट ऑलवेज ब्लेम द डॉक्टर। अच्छा, ये जो इंडियन ड्रामों में हम देखते हैं कि जी प्लास्टिक सर्जरी कर कोई शक्ल बिल्कुल बदल गई, वो तो बंदा ही बदल के खड़ा कर देते हैं ना। तो हमें बचपन से ये लगता था कि प्लास्टिक सर्जरी तो कोई मिरेकल है कि ये तो किसी पे भी हो सकता है, और अगर करेंगे तो वो शक्ल भी बदल जाएगी और आवाज़ भी बदल जाएगी। ड्रामा में तो यही होता है। तो क्या वाकई इस हद तक चेंज हो सकता है प्लास्टिक सर्जरी के साथ? देयर इज़ अ लिमिट टू इट। हम कुछ फीचर्स को चेंज कर सकते हैं, बट नॉट ऑल ऑफ देम। हम आपके नाक की शेप चेंज कर सकते हैं, हम आपकी आंखों को कोरियन बना सकते हैं, हम आपके होंठों को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि अभी तो फिलर से ही हम आपकी जॉ लाइन चेंज कर देते हैं। ठीक, तो आपके फेस को रिफॉर्म करना पॉसिबल है, लेकिन वो बड़ा महंगा काम होता है। बड़ा महंगा काम। अच्छा, ये जो थ्रेड लिफ्ट है जी, ये किस तरह से होता है और इसका कितना फ़ायदा और कितना नुकसान है? ओके, आजकल जो एक नया ट्रेंड आया है वो नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट का है। एक तो मैंने आपको बताया ना प्लास्टिक सर्जरी में जिल्द काट के हम पूरा खींचते हैं। नॉन सर्जिकल फेस लिफ्ट जो है, इसके अंदर हम कॉग थ्रेड्स इस्तेमाल करते हैं। एक बड़े स्पेशल टाइप के थ्रेड होते हैं। अच्छा। तो उन धागों के ऊपर ना दंदे लगे होते हैं। अच्छा। वो हम आपकी जिल्द के नीचे घुसा देते हैं, उनको अंदर यूं पकड़ते हैं, वो खींच लेते हैं जिल्द के साथ, वो हुकअप कर जाते हैं और आपकी जिल्द को यूं पीछे खींच देते हैं, यानी कि पूरे फेस को यूं ऊपर की तरफ उठा देते हैं। तो जनरली ये जो धागे होते हैं इनमें 2 स्टेप में आपको रिजल्ट आता है। पहला स्टेप तो ये है कि एक नेचुरल हल्का सा इफेक्ट नजर आएगा कि आपकी जिल्द खिंच गई है। सेकेंडली, ये धागे जब आपकी जिल्द के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं तो वहां पे कोलेजन की प्रोडक्शन करते हैं। सही। तो उससे भी आपको एक सेकेंडरी इफेक्ट मिलता है रिजुविनेशन का। ठीक। डॉक्टर साहब, अभी यहाँ छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बहुत सारी बातें हैं जो मैंने जाननी है आपसे और हमारे नाजरीन ने भी। थैंक यू। नाजरीन, अभी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज तो मुझे ये कहना भी नहीं पड़ेगा कि कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आपके काम की बातें हैं, आपके फ़ायदे की बातें हैं। वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम है सोशल डायलॉग। डॉक्टर दानियाल अहमद साहब से हमारी गुफ्तगू चल रही है। हम स्किन के जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं, जितने हमारे बालों के हवाले से ट्रीटमेंट्स हैं, उन पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो डॉक्टर दानियाल अहमद साहब, अभी हम थ्रेड लिफ्ट पे बात कर रहे थे। अब हम थोड़ा सा उन इश्यूज़ की तरफ आ जाएं जो कि हम घर में बैठी हुई ख़वातीन, उनके साथ हर वक्त ही बेचारी, जिसे कहते हैं नबुर्द आज़मा होती हैं। हमारे चेहरों में छाइयाँ बन जाती हैं। यस। तो इसके लिए हम रंग गोरा करने वाली क्रीमें लगा लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। कोई हमें बता देता है कि फलानी क्रीम जो है ना वो क्या बोलते हैं उसको, रेटिनॉल कोई क्रीम मिलती है वो लगा लें। कोई कहता नहीं जी वो मिलती है, एक और 2-3 क्रीमें वो मिक्स करके लगा लें। तो इसका कोई होता है इसका इफेक्ट? यस, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि इस कंडीशन को मिलास्मा बुलाते हैं। और छाइयाँ ज़रूरी नहीं है कि औरतों को पड़े, ये मर्दों को भी पड़ जाती हैं। सही। तो छाइयों की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। नंबर 1 सर फहरिस्त जो मर्दों में आती है होता है कि सन एक्सपोजर। ऐसा क्रीमा तो लाड़ियाँ नहीं होनी है, ठीक है, हमने सन ब्लॉक लगाना नहीं होता, हमें उससे वैसे चिढ़ है, तो हमारे मुंह पे धूप का एक बड़ा गंदा असर पड़ता है।
ख़ास तौर पे जो गर्मी की धूप आती है तो उसकी वजह से मुंह पे छाइयाँ पड़ जाती हैं। इसके अलावा फीमेल्स में हार्मोनल प्रॉब्लम हो जाता है, अक्सर प्रेगनेंसी के बाद औरतों को छाइयाँ पड़ जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा ये होता है कि जो स्टीरॉयड क्रीम है माशाल्लाह से, अब ये जो स्टीरॉयड आप मुंह पे लगाते हैं ना, जिल्द को थोड़ा सा पतला कर देता है, सेंसिटिव कर देता है। जैसे ही धूप पड़ती है आपकी जिल्द खुद को बचाने के लिए ज़्यादा पिगमेंट बना देती है, तो उसकी वजह से वो छाइयाँ उतनी वाज़े होने लग जाती है, ठीक है। तो ये एक तरह का विशियस साइकिल है कि आप छाई ठीक करने के लिए स्टीरॉयड लगा रहे हो और वो छाई को उतना ही बिगाड़ रहा है एट द एंड ऑफ द डे, यानी वो स्किन को ज्यादा सेंसिटिव कर देता है इसके हवाले से, ठीक है। अब ये होता है कि इसका जो ट्रीटमेंट होता है जनरली इसके लिए हम 2 प्रोसीजर्स करते हैं। एक तो हम करते हैं मीजोथेरेपी, ठीक है। मीजोथेरेपी में हम डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, विटामिन सी, ट्रांजामीन, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। ट्रांजामीन इसमें किस वजह से? वो तो ब्लड रोकने के लिए नहीं होता, शायद थिक करने के लिए, ये आई डोंट नो, ये आप ज्यादा जानते होंगे। इसका पर्पस सिमिलर होता है लेकिन छाइयों में वो एक अच्छा रोल प्ले करता है। सही। बट हम इसका डिफरेंट छाइयों की नौयत देख के हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज करते हैं। उसके अलावा यह है कि हम क्यू स्विच या पिकोश्योर लेजर यूज करते हैं। ये लेजर भी डायरेक्टली छाई के ऊपर लगती है और उससे ये होता है कि आपकी छाइयाँ हल्की होने लग जाती हैं। सिमिलर लेजर हम इवन टैटू रिमूवल के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम दवाइयों में आए तो उसमें ये होता है कि हम डिफरेंट सीरम या इंग्रेडिएंट्स यूज कर सकते हैं। कॉमनली यूज अल्फा आर्बिटिन होता है, अल्फा आर्बिटिन का बड़ा अच्छा रिजल्ट होता है क्योंकि पिगमेंटेशन को कम करता है। रेटिनॉल भी यूज होता है फॉर मिलास्मा, उससे भी होता है कि आपकी स्किन का जो सेल टर्नओवर है वो बढ़ जाता है, तो छाइयाँ हल्की होने लग जाती हैं। इसके अलावा जो बहुत गंदी किस्म की छाइयाँ होती हैं, ढीठ किस्म की, उसके लिए हाइड्रोक्विनोन भी इस्तेमाल किया जाता है। तो फिर से वही बात कि आपकी स्किन की क्या नीड है वो देख के ही पता चलता है। तो आई वुड रिकमेंड कि आपके व्यूअर्स जो हैं वो बगैर किसी से कंसल्ट किए चीज़ें इस्तेमाल ना करें, वरना वो एक दूसरे की देखा देखी भी तो शुरू कर देते हैं ना। अच्छा, जो सीरम्स मार्केट में मिल रहे हैं इनका क्या इफेक्ट होता है? इसमें ये होता है कि हर सीरम की कुछ अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। आजकल तो एक ट्रेंड चल गया ना कि भाई लाई जाओ, जड़ी शायद लवरी लाई जाओ, हाथ लगता है अच्छा मिक्स करके लगा लो, ऐसे करके लगा लो। तो जनरली वी शुडंट डू दैट, बट ये है कि डिफरेंट सीरम्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे कि मैंने जिक्र किया, अल्फा आर्बिटिन विटामिन सी अनइवन स्किन टोन के लिए, पिगमेंटेशन के लिए बड़ा अच्छा होता है। नाइसिनामाइड जो है वो सीबम प्रोडक्शन, ये जो तेल मुंह पे बन रहा होता है उसको कम करता है, पोर्स को मिनिमाइज करता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसके अलावा जो सैलिसिलिक एसिड है, पोर्स की क्लेंजिंग के लिए बड़ा अच्छा होता है, ठीक है। हेल्यूरोनिक एसिड स्किन रिजुविनेशन के लिए बड़ा अच्छा होता है, इवन ये भी पिगमेंटेशन को कम करता है। हम समटाइम्स मिलास्मा या डार्क सर्कल्स में देते हैं तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स नजर आते हैं। इसके अलावा कैफीन सीरम आपकी पफी आइज के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो हर चीज का अपना एक पर्पस है। जो मास्क हम यूज करते हैं, कॉफी मास्क यूज कर लें, केले का मास्क यूज कर लें, क्यूकम्बर मास्क यूज कर लें, इससे फर्क होता है कोई? एक हद तक देखें, हर चीज़ जैसे कि मैंने जिक्र किया, माल्टे के अंदर विटामिन सी तो होता ही है, ठीक है, बट डिपेंड करता है क्योंकि वो इतनी रिफाइंड फॉर्म में नहीं होता। तो अगर आप वैसे कोई चीज़ मुंह पे लगा रहे हो तो उससे एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। अच्छा, उसको फिर मेरा ख्याल है खा लेना ज़्यादा मुनासिब है लगाने से। बिल्कुल ठीक है। अगर आपके इंटरनली कुछ जा रहा है तो उसका फ़ायदा तो होना ही है, ठीक है। उसने जिल्द पे भी जाना है, हर जगह पे जाना है जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है उसने जाना। अच्छा, पीआरपी जो ट्रीटमेंट्स हैं आजकल, वो कहते हैं स्किन के ऊपर भी होते हैं, बालों पे भी, इवन अब तो घुटनों में भी और जोड़ों पे भी इस्तेमाल होते हैं, इनके इफेक्ट्स क्या हैं? वेल, आजकल के दौर में ना अक्सर औकात पीआरपी को एम ही कह दिया जाता है, आम सी चीज़ है भाई, फजूल है। लेकिन पर्सनली मैं अपने ट्रीटमेंट्स में पीआरपी को हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रखता हूँ और मेरे जितने भी ट्रीटमेंट्स होते हैं मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसको उनमें इनकॉर्पोरेट करूँ। बेसिकली पीआरपी होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, इसमें ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं, रीजनरेटिव प्रॉपर्टीज भी होती हैं। और प्रॉब्लम यह है कि हमारे मुल्क में अच्छी पीआरपी बनाना नहीं आता आम आवाम को, जो जनरल और सीधी सी बात है। ये एक आर्ट होती है, ठीक है। तो आजकल तो हर कोई बस खून छांट के प्लाज्मा निकाल लेता है। तो जनरली ये होता है कि आपने प्लाज्मा एक अच्छा सा बनाना है, पोटेंट हो, ठीक है। फिर उसके अंदर फर्दर आपने मरीज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ सीरम्स आप ऐड कर सकते हो, एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन बना सकते हो, और फिर जब आप वो इंजेक्ट करते हो तो उससे आपको डिफरेंस नजर आता है। हमारे मुल्क में जनरली अक्सर आपने सुना होगा पीआरपी वायलेंस कराइए तो फर्क नहीं पिया, लोग कहते हैं, लेकिन मैं जो अपने क्लिनिक पे करता हूँ मैं पीआरजीएफ करता हूँ, ठीक। और उसमें ये होता है कि पीआरजीएफ के एक सेशन के बाद ही आपका हेयर लॉस कम होता है। सही, ये सर के बालों के लिए जनरली आम आवाम कहती है ना कि 5 सेशन कराएं फिर जाके होगा। मैं जनरली कहता हूँ कि अगर पीआरजीएफ का मैं एक सेशन करता हूँ, मैं मरीज को कहता हूँ कि हौसला लो, जो रिजीम में लिख रहा हूँ उसे फॉलो करो, आपको फ़र्क नज़र आएगा। सही। तो पीआरपी अगर अच्छी बनाई जाए, प्रॉपरली की जाए तो बहुत बेनिफिशियल है। इवन मेरे एक पेशेंट थे, उनको नॉन हीलिंग अल्सर था,
मतलब उनकी टांग के ऊपर ज़ख़म था, वो ठीक नहीं हो रहा था। तो उसमें मैंने ये किया था कि प्लाज्मा से मैंने एक बायोफिलर बनाया था। वो बायोफिलर उनके ज़ख़म पे रखा था और ज़ख़म का मैंने PRP की थी और उनका ज़ख़म भरने लग गया था। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर सही तरीके से इस्तेमाल की जाए। वाह वाह, क्या बात है। अच्छा सर, ये अब बालों की तरफ हम निकल ही आए हैं। डैंड्रफ, बाल गिरना और गंजापन और भी बड़ी, आप ज़्यादा जानते हैं इस तरह की बीमारियों का जो इलाज है। हम डैंड्रफ शैम्पू यूज़ कर लेते हैं ऐसे ही रैंडम जो मिलता है मार्केट से, कर लेना चाहिए या किसी डॉक्टर से ही कंसल्ट करके फिर करना चाहिए? वेल आई वुड रिकमेंड कि किसी डॉक्टर से या मतलब एक्चुअल डॉक्टर से, काबिल डॉक्टर से, अताई से नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया में ना आजकल हर बंदा मशवरे दे रहा है। और टू बी ऑनेस्ट मुझे खुद वो चीज़ बहुत इरिटेट करती है कि वो लोग जिनका ना एक्सपीरियंस है ना नॉलेज है वो बैठे मशवरे दे रहे हैं। खैर, अब ये है कि अगर आपको खुश्की है तो उसके लिए यस आप कीटोकोनाजोल बेस्ड शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। सेबोरिक डर्माटाइटिस बहुत कॉमन है, उसमें वो फ़ायदा देता है। तो आपको मेडिकेटेड शैम्पू तो ऑन एंड ऑफ इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ठीक है। जनरली ये एक रिजीम होती है। बाकी ये है कि आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें अगर आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। क्योंकि जो खुश्की होती है जनरली ये होता है कि ये आपके सर में होती है, सेबोरिक डर्माटाइटिस की मैं बात कर रहा हूँ, फिर वो नीचे आईब्रोज में आती है, नाक की साइडों पे शुरू हो जाती है, कान के पीछे हो सकती है। ऐसे मरीज देखे हैं। यस, दिस इज सेबोरिक डर्माटाइटिस एक्चुअल, या ये अक्सर मर्दों की छाती के बालों में भी हो जाती है। तो ऐसे केस के अंदर हम फिर डिफरेंट रेमेडीज और भी देते हैं। सही सही सही। अच्छा, बाल गिरते हैं हम औरतों के बहुत ज़्यादा, हम बड़ी मेहनत कर, कभी तेल लगा रही है, ये वाला तेल लगा रही, कभी ये वाला शैम्पू लगा रही, कभी जो कहीं से कुछ पता चलता है हम कोशिश करते हैं अप्लाई करके अपने बाल बचा लें। तो कोई सादा सा, कोई सीधा सा नुस्खा कोई अगर आपके पास है कि भाई ये नहीं तो ये कर लें तो उससे बाल नहीं गिरेंगे और बचे भी रहेंगे और आप भी जाएंगे? सबसे पहली चीज़, जब भी कोई मेरे पास पेशेंट आता है ना, और अक्सर फीमेल्स आती हैं, तो मेरा उनसे सवाल होता है कि क्या आप दूध पीती हैं? क्या आप दूध पीती हैं? चाय पीती हूँ ऑब्वियसली, ठीक है। दैट्स द कॉमन आंसर कि हमने विटामिन डी की इनटेक को इतना लिमिट किया होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हेयर लॉस होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से? यस, ठीक है। उससे तो मुझे ये पता था कि डिप्रेशन होता है, टेंशन भी शुरू हो जाती है अगर विटामिन डी कम हो तो। नो, एक्चुअली विटामिन डी की कमी से हेयर लॉस भी होता है। और इवन जो यंग फीमेल्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है आयरन डेफिशिएंसी का। आयरन डेफिशिएंसी से ये डिप्रेशन वगैरह, थकावट, जिसमें जान ना होना और इवन हेयर लॉस होना, ये उसके भी सिम्टम्स होते हैं। उसके भी सिम्टम्स हैं, ठीक। तो फीमेल्स में मेन चीज़ हमेशा यही होती है कि अपने डायग्नोज करना है कॉज क्या है। इवन वो औरतें जिनको PCOS होता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उनमें भी हेयर लॉस होता है, लेकिन उनका कॉज है हार्मोनल प्रॉब्लम। ठीक है। इस तरह मर्दों में जो सबसे कॉमन कॉज होती है वो होती है एंड्रोजेनेटिक, जेनेटिक एक टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से उनके बाल जल्दी गिर रहे होते हैं। तो हर इलाज डिफरेंट है, मतलब डायग्नोसिस के हिसाब से आपका इलाज होगा। तो इसीलिए यह है कि डॉक्टर से कंसल्ट करें, पहले उसे कहें कि आपकी तशखीस करें, डायग्नोस करें कि प्रॉब्लम क्या है, फिर इलाज करें। उसके लिए टेस्ट करवाते हैं पहले, फिर उसे कोई मेडिसिन फिर रिकमेंड करते हैं। जनरली आपकी फिजिकल एग्जामिनेशन पे काफ़ी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपसे पहला सवाल ये किया, दूध पीती हैं आप, और आपने कहा नहीं। ठीक, तो ऑब्वियसली कि देयर इज बाउंड टू बी सम विटामिन डी डेफिशिएंसी। अगर मैं आपका टेस्ट भी कराऊंगा तो वही आना है। हाँ, वो मैंने करवाया था तो वो कम ही है। हाँ, वो मुझे अंदाजा हो गया था। ठीक, तो यही है कि अगर हमने टेस्ट कराना हो, CBC, विटामिन डी लेवल, या ज़्यादा डिटेल में जाना हो, आयरन प्रोफाइल करवा लें, ठीक है। तो उससे हमें ये बेसिक चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जब हम हेयर ट्रीटमेंट फलां बात कर रहे थे तो मेरे ज़हन में एकदम पीछे वाले टॉपिक के हवाले से एक सवाल आया कि ये जो आंखें यहाँ से ये वाली स्किन ढलक जाती है, ये हो जाती है बिल्कुल, इसको क्या कहते हैं, कौन सी आइज़ होती हैं जो ऐसे ये होते स्किन यहाँ जाती है, ये आईब्रो जो कभी जवानी में यहाँ होती है वो बिल्कुल यहाँ चली जाती है, इसका क्या ट्रीटमेंट होता है? जनरली इसको हमारी ज़ुबान में तो लिटोसिस कहते हैं, ठीक है। लिटोसिस, यस, ये PTOSIS होता है, बट P साइलेंट होता है। पता नहीं अंग्रेजों ने ऐसे लफ्ज़ बनाए क्यों हैं जिसमें अगर कोई हर्फ जो है वो साइलेंट है। हम डॉक्टर खुद बड़े परेशान होते हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां बना दी और हमें याद करनी पड़ती हैं। तो अगर लिटोसिस हो जाए तो उसके लिए बोटॉक्स यूज किया जा सकता है। यहाँ इस जगह पे आपकी अगर पूरी आईब्रो नीचे ढलक रही है ना, तो हम इस यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या हम थ्रेड को यूज करके इसको एक लिफ्टिंग इफेक्ट दे सकते हैं। आजकल एक अक्सर लोगों को फॉक्सी आइज चाहिए होती हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो इवन ट्रांसजेंडर्स होते हैं ना, तो उनको फेशियल फीचर्स भी फेमिनिन चाहिए होते हैं। तो उनके अंदर फिर हम अक्सर उन्हें फॉक्सी आइज देने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा थ्रेड ऐड कर सकते हैं या स्किन को थोड़ा सा टाइट कर सकते हैं, तो वी कैन डू दैट।
यानी ये भी हल हो सकता है Of course. मसला लोगों का। ठीक हो गया। अच्छा, पतला होने के लिए हमारा अगला मसला मोटापा। दुनिया से हर बंदा मोटा है, सबको पतला होना है, इवन मुझे भी पतला होना है जी। मेरा वेट कम नहीं हो रहा जी, क्या करें? किसी ने कहा जी एक्सरसाइज कर लें, टाइम ही नहीं मिलता, मूड ही नहीं बनता। हम जाते हैं जिम में, पैसे दे के आ जाते हैं, सोचते हैं साले सवाब हो रहा है, वहाँ से हम पतले हो जाएंगे। ऐसे थोड़ी हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, फिर लोग हमें लगा देते हैं जी ये जो टैबलेट्स हैं वो खा लें। कोई कहता है कि नहीं जी ये ड्रिप लगवा लें, कोई कहता है जी ये इंजेक्शन लगेगा, यहाँ से लगवा लें, यहाँ से लगवा लें, यहाँ से वो कोई ट्रीटमेंट होता है तो इतना मास कम हो जाएगा, यहाँ से कम हो जाएगा। ये सब क्या है? क्या इनका इफेक्ट होता है या पैसों का ज़िया है? एक हद तक ठीक है, हर चीज़ एक हद तक काम करती है। अगर हम बात करते हैं वेट लॉस की, तो मैं अपने मरीज़ों को हमेशा ये कहता हूँ कि भाई सबसे जो इजी और सस्ता तरीका है ना, वो है डाइट और एक्सरसाइज, अगर आप कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे तो आई एम द प्लान बी, मेरे से रब्ता कर लो, ठीक है, मैं आपका वजन कम करा दूंगा। अब जनरली इसके लिए बहुत कुछ होता है, जैसे कि आपने जिक्र किया सप्लीमेंट्स का, तो उसमें यूजुअली गार्सिनिया कंबोजिया होता है। इसकी कोई आसान मतलब भी हो सकता है, कोई लफ्ज? ये एक हर्ब होती है बेसिकली, ये आपकी ना एपेटाइट को बिठाती है, मतलब भूख कम लगाती है और मेटाबॉलिज्म को थोड़ा तेज करती है। यूजुअली मोरिंगा भी इसलिए लोग यूज़ करते हैं क्योंकि वो मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, न्यूट्रिशियस चीज़ें होती हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें एक हद तक फ़ायदा देती हैं। अगर तो आपने थोड़ा सा ऊपर जाना है तो इसके लिए इंजेक्शंस वाकई में होते हैं, अब आ गए हैं। अब ऐसे इंजेक्शन भी हैं जो चर्बी पिघलाते भी हैं और ऐसे इंजेक्शंस भी हैं जो आपकी भूख ख़त्म कर देते हैं। बाहर के मुल्क में जो एक कॉमनली यूज टीका है वो है ओजेम्पिक, इसका फार्मूला होता है सीमाग्लूटाइड। ठीक, ये बेसिकली एक GLP हमारे मैदे के अंदर एक बन रही होती है, एक एनालॉग बन रहा होता है। ये बेसिकली एपेटाइट सप्रेसेंट है, इसने हमारी भूख को मिटा देना है। हफ्ते में एक दफ़ा लगता है, आपकी भूख कम हो जाती है, आपकी चर्बी पिघलना शुरू हो जाती है और आप बेहतर हो जाते हो। इसके अलावा मार्केट में आजकल कायबेला का इंजेक्शन है, FDA अप्रूव्ड है। ये सबमेंटल इस जगह पे हम लगाते हैं जो डबल चिन क्लियर करने के लिए। इसके अलावा एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल प्रोसीजर है लेमन बॉटल का। अब लेमन बॉटल प्रोसीजर जो है, ये FDA अप्रूवल इसका भी पेंडिंग है, लेकिन ये काफ़ी कंट्रीज़ में अप्रूव भी है, जापान और कनाडा में इसकी अप्रूवल है। तो इसमें ये होता है कि ये आपकी चर्बी के अंदर डायरेक्टली लगा दिया जाता है, उससे होता है कि वो चर्बी पिघलने लग जाती है उधर से। तो डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं, बट ये होता है कि प्रोसीजर यूजली कॉस्टली होते हैं, ये सस्ते नहीं होते। इवन जो ओजेम्पिक का टीका है वो भी अराउंड 25 to 30,000 में एक टीका आता है। तो इसी तरीके से ये प्रोसीजर्स कॉस्टली होते हैं, लेकिन ये वेट लॉस आपका जेन्युइन तरीके से करा सकते हैं। तो वो मेंटेन रहता है या कुछ अर्से बाद वापस आ जाता है वही वेट? अगर आप अपनी रूटीन इंप्रूव नहीं करते, आपने उतना ही जंक खाना है, आपने उतनी ही बदपरहेजी करनी है, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके वजन को मेंटेन रख सके। ये डेडिकेशन आपने दिखानी है कि आपका वजन मैं कम करा दूंगा, बाकी आपने मेंटेन करना है। अच्छा, ये जो भूख हम कम करते हैं, एक मेरे जहन में ये सवाल अक्सर आता है कि भूख कम होने से कम खाएंगे, लेकिन काम अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं तो अमूमन आपको अंदाज़ा होगा कि जब हम इवन कोई दिमागी काम भी ज़्यादा कर रहे हो तो भूख ज़्यादा लगती है ना, मतलब हम दिल कर रहा होता है खाते रहे। यस, मुझे याद है जब भी मेरे प्रोफेशनल एग्जाम होते थे, मैंने स्नैक्स साथ रखे होते एग्जैक्टली हम यही कर रहे होते हैं ना, स्पेशली पढ़ने लिखने वाला काम है। इवन मूवी भी देख रहे हो तो खाम खाई हाथ चल रहा होता है, क्या। बिल्कुल ऐसे ही। तो ऐसे में जब हम भूख कम करते हैं तो डेफिशिएंसी जिस्म को नहीं होती है उस चीज़ की जो कि हम खाना खाने से अपनी पूरी कर रहे होते हैं। देखिए, इसीलिए मैंने बात किया है कि ये जो प्रोसीजर्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिर्फ ट्रेंड लोगों ने ही करने होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि भाई आपको टीका मिल गया आप खुद ही लगा लो। अगर आप उसकी ओवरडोज करते हो या उसे प्रॉपर तरीके से नहीं लगाते, देयर आर बाउंड टू बी साइड इफेक्ट्स। तो डॉक्टर्स ये इसीलिए प्रोसीजर करते हैं क्योंकि हम हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे होते हैं। सही। तो अगर लाजमी बात है कि आपकी एक मखसूस अमाउंट में आपको कार्ब्स, फैट सब कुछ रिक्वायर्ड होता है, तो इतनी भूख नहीं मर जाती कि आप नवाला भी ना लो। तो हम बस आपको एक ऐसा डाइट प्लान दे देते हैं या ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जो आपकी उन कमियों को पूरा करे ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी फिर एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो आगे बहुत सारे सवाल हैं, कोशिश करेंगे कि हम इस मुख्तसर से टाइम के अंदर हम अपनी सारी बातें निपटा सकें और मैं आपसे जान सकूं सब कुछ फटाफट। नाजरीन, छोटी सी एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इसके बाद हम यहीं से अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर दानियाल अहमद से हम अपनी स्किन ठीक करने, बाल ठीक करने और अपने बहुत सारे मसाइल का हल जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं काफ़ी देर से, और वो हमें बहुत अच्छे मशवरे भी दे रहे हैं। प्रोग्राम है सोशल डायलॉग। आपको एक बार फिर हम डॉक्टर दानियाल के पास लेके जा रहे हैं। सर, अभी हम बात कर रहे थे मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स की, तो उसी में मुझे ख्याल आया कि हमारा आजकल एक और बड़ा कॉम्प्लेक्स शुरू हो गया, कोरियन ग्लास स्किन।
पे दुनिया जहाँ का चावल जो हमने खाना था अब वो उसकी प्रोडक्ट्स बन के लग रही हैं, मुंह पे लगा रहे हैं, तो ये वाकई हो जाती है और ये कोरियंस की स्किन वाकई इतनी साफ सुथरी होती है? देखिए, बात फिर वही आ जाती है कि आप किस जगह पे रहते हैं और आपके जेनेटिक्स क्या हैं। कोरियन ग्लास स्किन कोरियन को ही सूट करती है, ठीक है। और अगर आपको कोरियन ग्लास स्किन चाहिए, उसका एक ही हल है, दुआ करो कि अगले जन्म में आप कोरियन पैदा हो, और कुछ नहीं हो सकता। बेसिकली अभी भी जो हम ट्रीटमेंट्स करते हैं फॉर कोरियन ग्लास स्किन, इवन जो हमारे क्लिनिक्स हैं उस पर हम पील्स यूज़ करते हैं, हाँ, केमिकल पील्स। यस, हमारे पास कुछ पील्स हैं, उससे ये होता है कि आपके चेहरे पे ग्लो आ जाता है। मतलब आप मुंह भी धोएंगे ना तो आपका मुंह चमकेगा, हम ये कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, बट फिर से वही बात है कि वो सारे इफेक्ट टेम्पररी होते हैं। आप चाहे मुंह पे चावल रज के लगा लो, ठीक है, दैट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, वो नहीं करने वाला वो चीज़ें, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किन हेल्दी हो, और यही आपका टारगेट होना चाहिए कि मेरी स्किन हेल्दी हो, बजाय इसके कि मुझे इसमें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ठीक। तो अच्छी डाइट रखो आप। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं वो आपकी स्किन को एक अच्छा सा ग्लो देते हैं, वो यूज़ किया करो। अपनी एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन रखो, आपकी स्किन हेल्दी रहेगी तो वो कोरियन स्किन से ज़्यादा बेहतर है। लेकिन फिर भी कोरियन स्किन तो चाहिए होती है ना लोगों को, फिर उसके लिए पील करा सकते हैं आप हमारे से। और पील के कितने कोई प्रोसीजर हैं, कौन कौन से आपके पास एग्जाम है इसकी? पील्स में डिफरेंट चीज़ें यूज़ होती हैं। हम ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ करते हैं, लैक्टिक एसिड यूज़ करते हैं, समटाइम इनका कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। वो भी होता है कि हम स्किन से क्या चाह रहे हैं। हम पिगमेंटेशन को क्लियर करने के लिए एक सेपरेट कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। यूजुअली पीलिंग जो मेरे क्लिनिक पे होती हैं वो होती हैं हाथों पे। अक्सर फीमेल्स कहती हैं कि हाथ काले हैं या उंगलियों पे ना पिगमेंटेशन हुई हुई है इधर, तो उसके लिए जब हम पीलिंग करते हैं तो आपके हाथ गोरे हो जाते हैं, या जो नकल्स होते हैं आपके वो गोरे हो जाते हैं। यही चीज़ आपके एड़ियों पे भी हम कर सकते हैं ताकि वहाँ की पिगमेंटेशन क्लियर हो। यानी ये हो सकता है। अच्छा, हाइड्रा फेशियल है और इस तरह के और बड़े फेशियल्स, अब वो फोटो क्या उसको बोलते हैं आपको पता होगा, वो वाला एक फेशियल आया हुआ है, तो उससे भी कोई इफेक्ट होता है स्किन पे? यस, बेसिकली हाइड्रा फेशियल जो होता है वो कोमोडोन्स को बड़े अच्छे तरीके से क्लियर करता है, आपकी स्किन को नीट कर देता है और उससे एक चेहरे पे ग्लो आ जाता है आपका। ख़ास तौर पे आप उसमें क्या यूज़ कर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है। हाइड्रा फेशियल या आई थिंक जनरली कोई भी फेशियल हो, उसमें बात सारी होती है कि आपने इस्तेमाल क्या किया है, आप किस टाइप के सीरम्स यूज़ कर रहे हो, किस तरह के ग्लो दे रहे हो। तो हम पर्सनली, मेरी हमेशा यही अप्रोच होती है कि मैं मरीज़ की जिल्द देख के फिर डिसाइड करता हूँ कि मैंने करना क्या है। और ये माइक्रो नीडलिंग क्या है? माइक्रो नीडलिंग ये होता है कि आपकी जिल्द के ऊपर हम नीडल्स के ज़रिए छोटे छोटे कट्स लगाते हैं, ठीक है। उससे ये होता है कि आपकी जिल्द को ये लगता है कि मुझे चोट पहुंच रही है, मैंने खुद को ठीक करना है, और वो खुद को जब ठीक करती है तो बराबर तरीके से करती है। माइक्रो नीडलिंग जो है वो यूजुअली एक्ने स्कार्स में हम करते हैं, और आजकल एक नया ट्रेंड है वैम्पायर फेशियल का। वैम्पायर फेशियल? यस, वैम्पायर फेशियल उसमें होता है कि आपके ब्लड से फेशियल किया जाता है और उसमें माइक्रो नीडलिंग भी इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो उससे भी होता है कि आपके चेहरे पे एक वो रोजी रोजी चीक्स होती हैं, एक अच्छा सा ग्लो आ जाता है। यानी अपने ही खून अपने मुंह पे लगा लेना। यस, ठीक। अच्छा, बड़ी खौफनाक किस्म की भी बातें मार्केट में इसका मतलब है चल रही हैं। अच्छा, माइक्रो नीडलिंग पे भी हमने बात कर ली है, इस तरह के आपने बताया कि ये, अच्छा एक और भी तो होता है उसको, वो जो जैसे बीबी क्रीम टाइप फेशियल होता है, बीबी ग्लो जो होता है, बीबी ग्लो, मुझे नाम नहीं ज़हन में आ रहा था। बीबी ग्लो जो है ये यूजुअली सेमी परमानेंट मेकअप होता है, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। अक्सर ब्यूटिशियंस ये करती हैं कि आपकी मतलब वो बेस कलर चाहिए, कैसा चाहिए वो वैसा कर देती हैं। तो यूजुअली वो एस्थेटिक या डर्मेटोलॉजी की डोमेन में नहीं आता, वो कॉस्मेटिक वाली साइड पे ज़्यादा चला जाता है। तो उसका वो कितने अर्से तक रहता है? यूजुअली 6 मंथ्स, 3 to 6 मंथ्स। कोई भी चीज़ इतनी ज़्यादा देर तक नहीं रहती है आपकी जिल्द के अंदर। इसे रिपीट करवाना पड़ता है, हर चीज़ को रिपीट कराना पड़ता है। जैसे बोटॉक्स हैं, फिलर्स हैं, अगर जब सपोज किसी ने करवाए हैं और उसको 6 महीने 8 महीने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, तो क्या स्किन ज़्यादा बुरे तरीके से लटक जाएगी या ये कि अपनी वापस अपनी आई अंडरस्टैंड। बेसिकली बोटॉक्स के बारे में बड़ी कॉमन मिथ है कि ऐसा हो जाएगा। ऐसा बोटॉक्स से तो नहीं होता कि आपकी स्किन ज़्यादा ढलक जाएगी या ऐसा कुछ होगा। सिंपली ये है कि आपकी स्किन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रिवर्ट कर जाएगी, जैसे पहले थी वैसे हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि वो जो यूँ समझ लें कि अफेक्ट है न्यूरोटॉक्सिन का, वो पैरालिसिस वाला, इट वेयर्स ऑफ, वो ख़त्म हो गया तो जहाँ पे पहले थी वहीं पे वापस आ जाना है। जो फिलर्स हैं दे आर अ बिट ट्रिकी इस सेंस में, क्योंकि उन्होंने वॉल्यूम दिया होता है, जिल्द को ऊपर उठाया होता है, तो
उसमें भी ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल ही बर्बाद हो गई स्किन, जिल्द लटक गई, कैसे हो गया। बट ये है कि डेफिनेटली एक वॉल्यूम लॉस है, तो पेशेंट एजिंग का भी एक एस्पेक्ट होता है। थोड़ा सा जो लॉस पहले था वो थोड़ा ज़्यादा हुआ होता है, प्लस हेलिरोनिक एसिड ने जो कमी पूरी की थी वो भी ख़त्म हो गई है, तो आपको थोड़ा सा फील होता है कि ज़्यादा एग्रेवेट हो गई ये चीज़ें। बट आई डू रिकमेंड कि जो हेलिरोनिक एसिड फिलर्स वगैरह हैं ये यंग लोग ना करवाएं, ठीक है। ख़ास तौर पे ये जो मुंह का ग्लो अप वगैरह है, ये 20 साल की आजकल फीमेल्स या जवान वो करवा रही हैं, तो ख़ास तौर पे लिप फिलर्स तो बहुत कॉमन होते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि यंग लोग ये ना करवाएं। बट अगर आपकी मुंह पे एजिंग के साइंस वाजे होने लग गए हैं तो उनको कवर करने के लिए या आपकी स्किन को रिजुविनेट करने के लिए हम फिलर कर सकते हैं और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। कितनी एज तक ये काम जो है वो फ़ायदा दे सकता है? मतलब अगर 40s में है, 30 के बाद करवाना चाहिए, क्या आप क्या रिकमेंड करते हैं? फिर से वही बात आती है कि हर मरीज़ डिफरेंट होता है। अब मेरे पास एक पेशेंट थी जिनका इधर डिफेक्ट था, फ़ैट लॉस था, तो जनरली उसके लिए फ़ैट ग्राफ्टिंग भी की जाती है, लेकिन उनकी इतनी अफोर्डेबिलिटी नहीं थी। वो मेरे पास खुद ही फिलर ले आई कि भाई कर दें हमारा, ठीक। तो हमने किया, तो उसमें यह था कि फिलर से उनका वॉल्यूम लॉस कवर अप हो गया था। तो कुछ केसेस में कुछ ऐसी हैं कि हम ये जल्दी भी कर सकते हैं, बट ये है कि यूजली लेट 30s में आप करा लें, 40s में करा लें। जब आपको अपनी जिल्द के ऊपर प्रॉब्लम नज़र आने लग जाए तो तब हम कर सकते हैं। अच्छा, हम वेट लॉस करते हैं बाज़ औक़ात, और उससे देखा है कि जो बहुत ज़्यादा जो मोटे लोग होते हैं वो जब यकदम बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर लेते हैं तो उनका जिस्म साथ साथ सेटल होने की बजाय लटक जाता है अलग से। वो यूं करके बाकायदा नज़र आता है, यहाँ से भी लटकता हुआ नजर आता है, समटाइम्स स्ट्रेच मार्क्स भी पड़ जाते हैं। तो इनका क्या इलाज हो सकता है? जो जिल्द लटक जाती है उसके लिए तो देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मेन चीज़ यही होती है कि कभी भी इतना रैपिडली आपको वेट लॉस करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी आवाम ना बेताब है, ये चीज़ को फॉलो नहीं करती। जल्दी चाहिए, हर चीज़ फ़ौरन चाहिए। एग्जैक्टली। अब क्योंकि जो मैं ट्रीटमेंट्स करता हूँ वेट लॉस के, मैं उनमें क्लियरली बोलता हूँ कि हम आपका 1 महीने में 5 से 10 किलो कम करवाएंगे, और 5 से 10 एक बड़ा सिग्निफिकेंट वेट लॉस है। ठीक है, ठीक। और हमारे पास इवन ऐसे नमूने भी आते हैं जो कहते हैं सिर्फ 5 किलो कम कराएंगे महीने में, ये तो बहुत आप कम करा रहे हैं, इतना तो मैं डाइटिंग से कर लूँगा। तो भाई अगर आप डाइटिंग से कर रहे हो तो कर लो ना, साढ़े कुल की करन आए हो। तो प्रॉब्लम यही है कि अगर आप बहुत ज़्यादा रैपिड वेट लॉस करते हो तो प्रॉब्लम्स होनी ही होनी है। इसका तरीका ये है कि 5 से 10 किलो महीने में लूज़ करो, स्लोली लूज़ करो, ठीक है। एकदम से लूज़ करोगे तो प्रॉब्लम है, और जिल्द एक दफ़ा लटक जाए उसने आसानी से पीछे आना नहीं है। इसीलिए आमतौर पे एक प्रोसीजर होता है लाइपोसक्शन का, जिसमें हम चर्बी निचोड़ के निकाल लेते हैं, आसान अल्फाज में, ठीक है। जब हम वो करते हैं तो फिर भी जिल्द लटकती है, तो फिर हम एक प्रोसीजर करते हैं टमी टक का। ये प्लास्टिक सर्जरी का प्रोसीजर होता है। इसमें होता है हम आपका पेट काट के दोबारा सीते हैं, ठीक, क्योंकि वो लटकी हुई जिल्द हमें कवर तो करनी है, हम उसे और किसी तरीके से कवर कर नहीं सकते, और ऐसी कोई चीज़ बनी नहीं है कि उस जिल्द को अचानक से पीछे कर दे। तो इसीलिए रिकमेंड ये किया जाता है कि तहम्मुल से, हौसले से वेट लॉस करें बजाय कोई उल्टा सीधा काम करने के। अच्छा, मैं खुद पिछले दिनों मुझे बहुत ज़्यादा महसूस होने लगा कि वेट बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो अंडे वाली डाइट जो है ना वो बड़ी मार्केट में इन थी। तो मैंने भी कोशिश की 2-3 दिन, तीसरे दिन जाके मेरी बस हो गई। मैं कही यार आंटियाँ तो ज़िंदगी किमें गुजर सकती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर उससे जो फिर वीकनेस जो फील हुई, और फिर यकदम खुद को यहाँ लकीर फील होना शुरू हो गई, मुझे लगने लगा मेरी गर्दन के ये लकीरें वाजे हो गई है ना। तो इसलिए फिर मैंने तो हाथ में ही रोक दिया। मैंने कहा नहीं भाई, सुकून से अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो बस ठीक है, चल रहा है। लेकिन जो ये गर्दन पे लकीरें बन जाती हैं वेट लॉस के बाद, जो इधर जो ये वाला जो यहाँ से भी स्किन लटकना शुरू हो जाती है, इसके लिए भी किसी तरह का थ्रेड लिफ्ट या कोई इस तरह की कोई प्रोसीजर होता है? यूजुअली जिन फीमेल्स की गर्दन पे ऐसी लाइनें आ जाएं या कुछ आ जाएं तो ये ऐसे उसके लिए थ्रेड्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। समटाइम्स हम प्लेन हाइफू भी यूज़ करते हैं। हाइफू ये बेसिकली हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड होती है, तो ये स्किन को थोड़ा सा टाइट कर देती है, मतलब फैट को डिस्प्लेस करती है और स्किन को टाइट कर देती है। तो एक अच्छा हाइफू किया जाए तो उससे भी ये छोटे माइनर इश्यूज क्लियरली रिजॉल्व हो जाते हैं। कुछ अर्सा पहले मैंने सुना था कि ये डबल चिन के लिए हाइफू लोग करवाते हैं, लेकिन ये इतना इफेक्टिव नहीं होता। बिल्कुल आपने सही सुना। मैंने इसीलिए आपको बताया था कि इसके लिए डिफरेंट इंजेक्शंस होते हैं। उसमें वो इंजेक्शंस करते ये हैं कि वो पहले चर्बी पिघलाते हैं, फिर आपकी बॉडी नेचुरली उस चर्बी को अब्जॉर्ब कर लेती है। उसके बाद जो थोड़ा सा पीछे रह जाती है जिल्द, उसको हम हाइफू से टाइट कर लेते हैं। सही। तो हाइफू को भी कह लें कि मार्केट जब किया जाता है ना, तो किया जाता है वाह कुछ भी कर देगी, ऐसा नहीं होता। मैं जब भी अपने मरीज़ का इलाज करता हूँ मैं हमेशा कॉम्बिनेशन अप्रोच रखता हूँ।
ना तो मैं बिल्कुल रिलाय करता हूँ कि भाई प्रोसीजर ही सब कुछ करेगा, और ना ही मैं कहता हूँ कि भाई हमने सब कुछ दवाइयों से करना। ठीक। जब आप एक कॉम्बिनेशन अप्रोच रखते हो ना, तो उससे हर चीज़ हल्की हल्की होती है और एट द एंड आपको साइड इफेक्ट्स नहीं देखने को मिलते। अच्छा, प्रोसीजर जितने भी हैं इनमें जो कीमत पे जो इनका खर्चा, जुर्माना कहें या हदिया कहें, वो किस तरीके से कम या ज़्यादा होता है? क्योंकि मैंने देखा है कि आप किसी आम क्लिनिक पे छोटे पे चले जाएं, वही वाला प्रोसीजर जो एक हाई फाई क्लिनिक वाला हमें 1.5 लाख 2 लाख में करके दे रहा होता है, वहाँ चले जाएं वो 20,000 में करके दे देते हैं। तो ये फ़र्क क्या होता है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो आती है ना, वो है कि प्रोडक्ट क्या यूज़ हो रही है। ठीक, आपको नहीं पता कि टीका कौन सा लग रहा है आपको, ठीक है, वो असली टीका है, पता नहीं कौन सा टीका है। मिसाल के तौर पे अगर आप ग्लूटाथियोन की ड्रिप देखें ना, तो आमतौर पे उसका पीला रंग होता है, राइट? आपने तो शायद लगवाई भी थी, तो उसका पीला रंग होता है। लेकिन अगर आप मल्टी बायोटा का टीका लेना और वो ड्रिप में डालें तो उसका भी पीला रंग होता है। अच्छा। अब आपको कैसे पता मैंने आपको मल्टी बायोटा लगाया ग्लूटाथियोन? नहीं पता आपको, ठीक है। और एट द एंड अगर आपको रिजल्ट नहीं भी आते तो हम ये कहेंगे चलें और लगा लें, ग्लूटाथियोन ही है ना। सस्ते क्लिनिक में जो कॉमन होता है वो ये होता है, कभी भी रिजल्ट की गारंटी नहीं लेंगे। अगर आप एक सस्ती चीज़ लगा रहे हो तो आप गारंटी ले ही नहीं सकते वेट लॉस की, ठीक है, या गोरा होने की। तो इसीलिए है कि अब मैं जो अपने क्लिनिक पे प्रोसीजर्स वगैरह अगर करता भी हूँ तो मेरी पहली चीज़ ये होती है कि मैं कोई भी लोकल कचरा वगैरह इस्तेमाल नहीं करता। मैं जो भी चीज़ यूज़ करता हूँ वो इम्पोर्टेड होती है। अगर मेरा मरीज़ भी कहना है कि सर इसका प्रूफ क्या है, मैं उन्हें रिसीट दिखाने को तैयार होता हूँ कि भाई दिस इज़ इट, ये मैंने मंगवाई है, ये आपके सामने है और मैं आपके सामने इसकी सील खोल के आपको लगाऊंगा। तो उससे ये होता है कि एक तो मरीज़ को अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंटली आप इलाज की गारंटी ले सकते हो। और यानी आपके पास महंगा इलाज होता है, आप इनडायरेक्ट ये कहना चाह रहे हैं? इनडायरेक्टली, लेकिन यह तसल्ली बख्श होता है और आपको इलाज की गारंटी मिलेगी। आई थिंक कि उसकी कोई कीमत नहीं है। अच्छा, अब इलाज से मुझे याद आया कि कुछ लोगों को वो जो फुलबेरी जिसको हम कहते हैं वो भी होता है, क्या उसका कोई इलाज आया ऐसा मार्केट में, इसी तरह किसी ट्रीटमेंट के साथ हल हो सकता है? अच्छा, हम उसको विटिलाइगो बोलते हैं। और मेरे पास एक इंटरेस्टिंग केस आया था, मेरे मोहल्ले के ही एक अंकल थे, मेरा हरबंसपुरे का जो क्लिनिक था उधर, तो उनको फुलबेरी थी और उन्होंने उसके लिए काफ़ी दम दरूद कराए और वो घूमते फिरते एक दिन मेरे पास आ गए। तो उन्होंने कहा कि पुत कोई इलाज साड़ा भी दस दे। मैंने कहा ठीक है जी, आ जाए। तो उसके लिए मैंने 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया था। एक तो मेडिकेशन थी, कुछ इम्यून कह लें कि इम्यून मॉड्यूलेटर्स वगैरह होते हैं। एक मैंने उन्हें ऑइंटमेंट वगैरह दी थी और उसके साथ हमने उनकी फ़ोटोथेरेपी की थी। तो फोटोथेरेपी, और उससे ये हुआ था कि उनकी जिल्द की रंगत वापस आ गई थी तकरीबन 2-2.5 माह में। तो विटिलाइगो का इलाज है, लेकिन क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है, आपकी अपनी कुव्वत मुदाफ़ियत ही आपकी जिल्द के रंगत वाले सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही है, तो उसका अफेक्ट टेम्परेरी है। तो इसमें ये एक अप्रोच होती है। एक जो नई अप्रोच जो इतनी कॉमन नहीं है वो है डीपिगमेंटेशन थेरेपी। अब इस चीज़ के बारे में मैंने पढ़ा है, मैंने कभी होते नहीं देखी, बट मुझे इतना पता है क्योंकि मैं रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह पढ़ रहा था तो उसमें डीपिगमेंटेशन थेरेपी का जिक्र किया गया था। तो वो एक अप्रोच होती है जो हम कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो कॉमन ट्रीटमेंट डर्मेटोलॉजी में किया जाता है वो ये होता है कि आपकी जो नॉर्मल जिल्द है हम उसके टुकड़े ले लेते हैं और जहाँ पे भी फुलबेरी होती है हम वहाँ पे वो लगा देते हैं, सर्जरी करके उसे। एक मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर है, मतलब यूँ बड़े टीके नहीं लगाते लेकिन पंच कर रहे होते हैं हम। ठीक। ये भी एक प्रोसीजर है, ग्राफ्टिंग, स्किन सेल ग्राफ्टिंग हम इसे बोलते हैं, तो वो हम कर रहे होते हैं। तो वो एक अप्रोच है जो विटिलाइगो में की जा सकती है। बट मेनली सबसे जो आसान तरीका है वो यही है कि फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी क्या है? आजकल की फोटो स्पेशल टाइप भी आया हुआ है ना, मैं इसलिए भी जानना चाहती हूं। कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। फोटोथेरेपी की एक डिफरेंट मशीन होती है, उससे ये होता है कि यूवी रेडिएशन देते हैं हम आपकी जिल्द पे, और उससे ये होता है कि आपकी स्किन एक्टिवेट होती है और आपकी जिल्द एक्टिवेट होके रंग प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। सही। अच्छा, ये जो डॉक्टर साहब अब तो गली मोहल्लों में जगह जगह एस्थेटिक क्लिनिक खुल चुके हैं। yes. वो हर किसी का दावा है कि जी वो बड़ा माहिर है, और छोटे छोटे लोग जैसे हल्के हल्के प्रोसीजर सीख के आके बैठ जाते हैं, अताई डॉक्टर जिसे हम कहते हैं। पता कैसे चलेगा कि भाई ये अताई है और ये असली है? आई गेस कॉमन सेंस इस्तेमाल करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये वाकई में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे मुल्क में अनसर्टिफाइड लोग प्रोसीजर्स कर रहे हैं जिनका तुक ही नहीं बनता, ना ही कोई मेडिकल बैकग्राउंड है। अब वैसे मैं एक बात करूं,
एक MBBS डॉक्टर पाकिस्तान में बनना ये बड़ा मुश्किल काम होता है, ठीक है। आपको पहले मेरिट बनाना पड़ता है, MD कैट क्लियर करना पड़ता है, एडमिशन लेना पड़ता है, आपको 5 प्रोफेशनल एग्जाम्स पास करने पड़ते हैं और उसके बाद आपने हाउस जॉब करनी होती है 1 साल की। उसके बाद जाके आपको आपका PMDC का लाइसेंस मिलता है और ये अताई उस डॉक्टर का टाइटल या उस डॉक्टर का नाम लेके वही काम कर रहे होते हैं जिस डॉक्टर ने करना। आपने अपनी कम्युनिटी में अपने डॉक्टर्स को इतना ज़्यादा डिप्रिशिएट कर दिया है, मतलब उनकी वर्थ आपने नील कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इस मामले में कुछ कहा नहीं जा सकता। आई थिंक गवर्नमेंट को ये एक्शन लेना चाहिए इन अताइयों के खिलाफ। और ये वाकई में सच है कि आजकल अक्सर ब्यूटिशियंस हैं और काफ़ी सोशल मीडिया पे ऐसी ब्यूटिशियंस हैं जिन्होंने सिंपली नाम के साथ डॉक्टर लगा दिया है विदाउट एनी मेडिकल बैकग्राउंड, और वो यही सब कुछ कर रही हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इन अताइयों में जो होता है वो ये होता है कि अगर कोई ट्रीटमेंट वो गलत कर देती हैं, मैंने जिस तरह माइक्रो नीडलिंग की बात की, अगर आप माइक्रो नीडलिंग थोड़ी डीप कर देते हो या गलत स्किन टाइप पे कर देते हो, क्योंकि सांवले लोगों पे PIH बहुत कॉमन होता है, मतलब पिगमेंटेशन हो जाती है। सही। अगर आपने माइक्रो नीडलिंग किया, बड़ा बिनाइन और सेफ सा प्रोसीजर है, लेकिन सांवले बंदे पे करोगे, उसकी जिल्द को थोड़ा डीप छील दिया, वहाँ पे पिगमेंटेशन हो जाएगी। अब एक अताई ये कर देगा और उसके बाद फिर उसे वो हैंडल करना नहीं आएगा। सही। मेरे क्लिनिक पे अभी भी ठीक है, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा मरीज़ बिगड़े हुए आते हैं, मेरे पास कभी कोई सुथरा मरीज़ नहीं है, ठीक है। वो घूम फिर के धक्के खा के फिर सोशल मीडिया पे मुझे देख के मेरे पास आता है। तो मैंने ये प्रॉब्लम बहुत कॉमनली देखी है कि यही फजूल किस्म के प्रोसीजर करवाएंगे, उससे फिर पिगमेंटेशन हो जाएगी मुंह पे, मुंह का बेड़ा गर्क हो जाएगा, मुंह पे फजूल किस्म की पील्स करा लेंगे। जनरली एक कॉमन जो चीज़ की जाती है वो ये होता है कि हम एक्नी में हाइड्रा फेशियल या प्रोसीजर्स नहीं करते, बट अगर आप ऐसे किसी लोकल ब्यूटिशियन के पास जाओगे, वो कहेगा कि मुझे मौका दो, मैं एक्नी भी ठीक करती हूँ। हालांकि 2 डिफरेंट चीज़ें। और एक्नी आपके मुंह पे एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, और उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन के ऊपर जब वो प्रोसीजर कर देती हैं तो वो एक्नी को भी बिगाड़ देती हैं। सही सही सही। तो ये इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन होती हैं। तो आई थिंक कि आप अपनी कॉमन सेंस यूज़ करें, खुद रिसर्च करें कि कौन सा बंदा जेन्युइन डॉक्टर है और किसी जेन्युइन डॉक्टर से अपना इलाज करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दानियाल अहमद साहब। एक बार फिर बार बार मैं शुक्रिया इसलिए कर रही हूँ कि बहुत सारी जो मेरे जहन में भी आम लोगों की तरह सवालात थे, कुछ मिथ्स थी कि शायद अगर ये कर लेंगे तो हम तो मतलब कोरियन स्किन हमारी हो जाएगी, ये कर लेंगे तो हम वापस जवान हो जाएंगे। बहुत सारी आपने हमारी जो गलत फहमियाँ थी उनको दुरुस्त भी किया। थैंक यू सो वेरी मच, आपने टाइम निकाला, आप तशरीफ़ लाए। एक बार फिर कोशिश करेंगे कि आपका टाइम लें और आपसे बहुत सारी बातें करें। जी नाजरीन, आपने सुना डॉक्टर दानियाल अहमद साहब को, और इनकी बातें यकीनन आपको समझ आई होंगी कि एक तो हर डॉक्टर के हत्थे चढ़ना नहीं है, सस्ते इलाज की तरफ जाना नहीं है, और खामखा किसी अताई महंगे डॉक्टर की तरफ भी नहीं जाना है। एक बार रिसर्च कर लें, रैकी कर लें कि आपको किस डॉक्टर के पास जाना है, कौन सा ओरिजिनल डॉक्टर है जहाँ आप अपना पैसा भी लगाएंगे और अपना आप भी रखेंगे उसके सामने कि हाँ जी मुझ पर ये वाला प्रोसीजर कर दें और मैं खूबसूरत भी हो जाऊँ। बहरहाल आप सबको अल्लाह ताला नेचुरली इतना ही हसीन रखे कि आपको ज़रूरत ना पड़े, किसी को भी ज़रूरत ना पड़े इस तरह के प्रोसीजर्स करवाने की और अपने आप पे तजुर्बात करवाने की। बहरहाल ये चीज़ें को इतनी अच्छी भी नहीं होती हैं, क्योंकि मेरा भी यही मानना है कि जितना नेचुरली चलें उतना अच्छा है। बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहने के लिए। अगले प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए शुमाइला हुसैन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।